हिंदू मुसलमान को लेकर के आज गांधी जी पे इतना आक्षेप करते हो ना, तो उन्होंने बोल दिया था आम मुसलमान एक गुंडा है और आम हिंदू एक कायर है। और ये बोलते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी या हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी। फिर आगे बोलते हैं, और इस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों को शर्म आनी चाहिए। मुसलमान को शर्म आनी चाहिए कि वो गुंडा क्यों है, और हिंदू को शर्म आनी चाहिए कि वो कायर क्यों है। बोलते हैं हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आती है कि हिंदू इतने कायर क्यों हैं कि जब मुसलमान मारते हैं तो भाग जाते हैं। ये शब्द है उनके, गूगल कर लीजिएगा। बोलते और बताता हूं साफ साफ, कभी भी दंगे वगैरह होते हैं मैं देख रहा हूं द हिंदूज कम सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट माने यही पिटते हैं। और आगे बोलते हैं कि मैंने ये देखा है कि आम मुसलमान एक बुली है और आम हिंदू एक कावर्ड है। वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। तो इस मुद्दे का सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि ये मुद्दा पूरी तरीके से नपुंसकता से भरा हुआ है। खून खराबा, हत्या या फिर सहिष्णु या फिर किसी भी प्रकार का रिच कल्चर, इसको बनाने में और तैयार करने में बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड और कल्चरल इफर्ट होता है। उसे नॉर्मली किसी भी तरीके से कायरता से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके तरफ ही अगर कोई चाकू लेकर दौड़ेगा और आप निहत्थे होंगे तो आप भागने ही वाले हैं। हिंदुओं का नॉर्मली जो कल्चर होता है वो अहिंसा से ही बना हुआ होता है। बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स मांस खाते हैं, बट वहाँ पे भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जहाँ पे वो रोज रोज खून खराबा कर रहे हैं। जैसे कि पशुओं का खून देखना, उनको काटना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे गांधी जी हो चाहे आप हो, किसी की द्वारा भी दिया गया ये तर्क एक नपुंसक तर्क है। इस वीडियो का जो असली मुद्दा है वो ये नहीं है, वो मैरिज से रिलेटेड है। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। कैसे अधूरी है भाई? गाली गलौज नहीं होती इसलिए अधूरी है, चप्पल नहीं खाते इसलिए अधूरी है, अपमानित नहीं होते इसलिए अधूरी है, बात बात पे जवाब नहीं देना पड़ता, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी नहीं इसलिए अधूरी है। पिक्चरों में तो दिखाते गले मिल रहे हैं तो ऐसे वहां पे हवा बह रही है और गले मिलो तो बदबू हो रहा है। भारत जैसे देश, यहाँ पर धूल धक्कड़, लोगों की हाइजीन, मिलो जाके गले। किसी दिन वो भूल गया डिओड्रेंट लगाना तो सूरों की कदर बढ़ जाएगी आपकी नजर में। जिसको आप अरेंज्ड मैरिज बोलते हो, उसमें आप अधिक से अधिक सामने वाले का तन देख पाते हो, तन पसंद आया कि नहीं आया। कई बार तन भी नहीं देखते, सिर्फ तस्वीर में चेहरा देख लेते हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो लड़की के घर चले जाते हो, लड़की लड़के के यहाँ जाती है, वहाँ पे उसको खड़ा वड़ा करके देखते हैं, उसका कद नाप लेते हैं। अरेंज मैरिज माने तन पसंद और लव मैरिज माने मन पसंद, तो बहुत फर्क तो हो नहीं गया। और इस वीडियो में आपने देखा हो कि जो गुरुजी ने बताया है कि जो लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, दोनों का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की भोग की अभिलाषा से है, जिसकी वजह से आगे चलकर इसमें कंट्रोवर्सी ही होने वाली है। बट यहाँ पे ये गुरु आपको ये नहीं बता रहा है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के माहौल में झगड़े शुरुआत में होते ही हैं। सब आपकी तरह एनलाइटेंड थोड़ी ना है। किसी भी नए नए रिलेशनशिप में शुरू के 2-3 साल एक दूसरे से सिर्फ झगड़ने में ही बीतने वाला है। फिर आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरे ही रिलेशन में एक औरत ने बताया कि कैसे वो शुरुआत में जब उनकी शादी हुई तो अपने पति के साथ झगड़े करती थी और लगभग 2-2.5 साल तक उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा कियोटिक रही है। यानी उनकी लाइफ में झगड़े होते रहे हैं। इसका वही सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा कारण है कि जो लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है लड़के से या फिर लड़के की एक्सपेक्टेशन होती है लड़की से, वो पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक होती है। उसका कोई जमीनी आधार नहीं होता है। वो बात तो सही है कि अपने अपने जीवन में हमें सच्चाई को जानते हैं, वो दूसरे के साथ एक नकली दुनिया, नकली सपने को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को स्टेबल होने में, कंफर्ट की ओर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। आपने कंफर्ट का नाम सुना होगा। किसी भी लाइफस्टाइल में, घर में, रिलेशन में, जिंदगी में, बिजनेस में, फिर करियर में, आप मान लीजिए किसी भी तरीके की भाषा सीखने में आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। ये बात तो आपको पता होगी। शायद आप किसी भी ज्ञानी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी ज्ञानी से जाके पूछ लीजिए। ये नॉर्मली जीवन में होता ही है। जब तक आप सामने वालों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक आप स्ट्रगल ही करने वाले हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, समय गुजरता है, आप एक दूसरे को समझने लग, धीरे धीरे उस वुमेन को अपने पति के ऊपर या फिर उस मैन को अपनी पत्नी के ऊपर ये समझ में आता है कि उसके द्वारा किए गए हमारी लाइफ में एफर्ट क्या है। शुरुआती मैरिज में हम लोग हमेशा एक नकली रियलिटी को बनाते हैं। किसी के भी जीवन में नॉर्मली लड़ाई होना एक नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि हमारे देश में शादियां इतनी ज्यादा क्यों चलती हैं? क्योंकि लोग शादी में धर्म की वजह से, कल्चर की वजह से, समाज की वजह से, रीति रिवाजों की वजह से, ऑफ कोर्स मैं इन सारी चीजों को लेकर बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत शादी में टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब उनकी लाइफ आगे बढ़ती है और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, कभी जाके उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें जिम्मेदारी का ही एहसास नहीं होता है शुरुआत में। तो लोग ये नहीं है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, यदि कम्युनिकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। जब उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है तब उनको पता चलता है कि जो उनकी लाइफ पार्टनर है वो दुनिया की बेस्ट लाइफ पार्टनर में से एक है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बॉडी होती है उसमें जब कोई नई चीज जाती है
तो जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो उनको पहली बार में नहीं पहचानती है और उन्हें अपनी बॉडी से रिजेक्ट करती है। इतना ही, कोई आप नई चीज खाने जाते हैं तो बहुत ही सस्पिशियस स्टाइल में, टेंस माहौल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वियर्ड मुंह बना के खाना खाने जाते हैं, यानी उसका टेस्ट लेने जाते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जो शुरुआती माहौल होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है दोनों लोगों के लिए। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, समझना, इन सारी बातों पे हमारे सो कॉल्ड गुरु इंटेलेक्चुअल की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो हमेशा ही एक ब्लैक और व्हाइट नैरेटिव के द्वारा सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वोग माइंडसेट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोई दिमाग है या तो कम्प्लीटली ब्लैक है या तो पूरी तरीके से व्हाइट है, उसके बीच में कोई ग्रे टाइप का माहौल नहीं हो सकता है। और सबका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि जब भी कोई गुरु, कोई भी ज्ञानी आपको एडवाइस देता है तो ब्लैक और व्हाइट में अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको सबसे पहले सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई भी चीज पूरी तरीके से ब्लैक या फिर व्हाइट नहीं होती है। आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लड़कियां पूरी तरीके से बेकार हैं, अभी सभी लड़के पूरी तरीके से बेकार हैं, अभी शादी पूरी तरीके से खराब है। अभी सभी लोग जब शादी करने जाते हैं तो हवस की नजर से ही देखते हैं, फिर दहेज मांगने ही जाते हैं। सब कल्चरल नॉर्म्स हैं, बट एट द एंड सभी को अपने लाइफ में हैप्पीनेस ही चाहिए होता है, स्टेबिलिटी ही चाहिए होता है। कोई क्योस नहीं चाहता है। अब वो तब तक नहीं सॉल्व होने वाला है जब तक वो दोनों एक साथ अपनी लाइफ को अपने आप ही स्टेबल नहीं करेंगे। अपने बार बार ये मैरिटल जोश के बारे में सुना होगा जो बार बार स्प्रेड होते रहते हैं। जैसे बार बार यही समझ में आता है कि जो शादियां हैं वो पूरी तरीके से क्योटिक होती हैं। जो पति पत्नी होते हैं वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, यही सब होता रहता है। लेकिन मेरा सिंपल से कहना यही होता है कि जिन जोक्स होते हैं, स्माइल्स बांटने का एक डिफरेंट तरीका है। इस तरह की बातें मैं आचार्य जी के खिलाफ क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है, जो किसी भी तरह के बड़बोले लोग होते हैं हमेशा अपने आप को इसी तरीके से समझते हैं कि किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन उनके द्वारा दी जा सकती है। किसी भी ऐसे इंसान को जिसका खुद की लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं है शादी जैसे माहौल पर, उनके वीडियो कमेंट में आप ज्यादा देखेंगे तो 90s और 80s की जो वुमेन्स हैं या फिर अर्ली 2000s के लोग हैं जो अपने आप को लाइटन बताते हैं, लेकिन उनका खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। वो डायरेक्ट अपने आचार्य जी के हाँ में हाँ मिलाकर अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो न्यूरो मार्केटिंग ही है। यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स है फिर एड्स हैं वो ऐसे ही दुखी तरह के इंसान को ढूंढ रही होती है, जिस तरह के लोगों के नॉर्मली थोड़ी देर पहले ही झगड़ा या फिर लड़ाई हुई हो, और उन्हें इसी तरह के लोग एडवाइस देते हैं जो तुम शादी इसलिए करना चाहते थे कि तुम अपने हवस की प्यास बुझा सको। अगर आप किसी मैरिज एडवाइजर से जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादियां टूटने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं फिर लड़की के माँ बाप होते हैं वो पूरी तरीके से शादी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, और शादी को मजबूत बनाने की जगह पे वो हमेशा एक नया केओस पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के गुरु बाबा से आप मिलने जाओगे तो ऐसा भी कमेंट देखोगे जहाँ पे लोग इनलाइटन होने के बाद ये कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे। तो जिन्होंने की भी है उनकी भी शादी टूटने के बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि जो इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी उसे बहुत ही बड़े लेवल पे एक सॉल्यूशन मिला है, सेटिस्फैक्शन मिला है। उनकी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, अपने पार्टनर्स पे, अपने फैमिली पे फोड़ने वाले हैं कि गुरु जी ने बताया है कि ये सब बहुत ही सही काम है। तो आचार्य जी का मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आपकी बातों का तरह तरह से फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स का मुद्दा हो जाए जहाँ पे लोगों को मालूम है कि वो सेक्स को लेके बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे बहुत से ढोंगी आपका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा मुद्दा हो गया धर्म का मुद्दा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जिसको अपना फाइटिंग कॉम्बैट बनाते हैं ताकि इनके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट्स ना आए, और फिर लोगों की बातों का फायदा उठाते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो कैसे कमेंट करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी में सवाल पूछना भी गलत है। इसका जो सबसे बड़ा आंसर मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जो सवाल पूछने का तरीका होता है वो 3 तरीके से डिफाइड किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा तरीका था वो शुरुआती माहौल में था, यानी जब किसी ने कभी पहली बार क्यूरियोसिटी के साथ अपने गुरु से सवाल पूछा होगा, और शायद जो गुरु है वो एरोगेंट होगा, तो उस बच्चे ने शायद पूछा होगा कि क्या सवाल पूछना भी गलत है। तो एक क्यूरियोसिटी भरा माहौल था जहाँ पे एक विद्यार्थी अपने गुरु से पूछ रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका होता है सवाल पूछने का वो तब होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति देश को चला रहा होता है या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति फैमिली को चला रहा होता है, और दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति उससे सवाल नहीं तब जवाब मांगता है कि फैमिली में या फिर देश में कोई अनहोनी हो गई हो जिसका उत्तर दोनों को पता हो, बट फिर भी वो सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति से जवाब मांगता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये दोनों 2 तरीके, लेकिन वहाँ पर तीसरा तरीका भी ये है कि एक अनर्गल कुतर्क करने वाला इंसान वहीं पे अपने इमोशन को, अपनी आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए सामने वाले का अपमान करता है। इस वजह से नहीं क्योंकि वो बहुत सही बोल रहा है, बहुत सही काम कर रहा है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसको लगता है कि उसे हर हाल में जीतना होगा। लेकिन जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिन्हें इस तरह की डिप्लोमेसी का पता नहीं होता है,
जो ईमानदार विचारधारा रखते हैं उन्हें इस तरह के कीमोफ्लाज इंसान यानी जो नकाब पहने हुए हैं तो अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के बाद लास्ट में सवाल जरूर बोल देते हैं कि क्या सवाल पूछना भी गलत है, जबकि जो उनकी नपुंसकता है वो पूरी तरीके से दुनिया को साफ साफ दिखाई पड़ती है। फिर भी वो इस तरह से एक सिंपैथी बिटोरने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग हैं उनकी बातों में किसी ना किसी तरीके से आएँ। वही यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी की इमोशन का फ़ायदा उठाना। जैसे कि यहाँ पे गुरुजी बच्चे पैदा करना भी एक गलत बात है। आज आ रहा था फ्लाइट में, मेरे पीछे बैठे हुए थे, बच्चा है, मजा ले कि 2-2.5 घंटे की फ्लाइट में मैं 1 मिनट सो पाया हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकते, जबकि ये अत्याचार है। मैं क्या बोलूँ, मैं उनकी सोच रहा हूँ जो उसको दिन रात झेल रहे हैं। मैं तो 2 घंटे में निवृत्त हो जाऊंगा, जानवर की तरह धक्का फाड़ के वो करे जा रहा है। उनकी सोचो जो उसको दिन रात झेल रहे हैं। अब ये गीता पढ़ेंगे, अब ये बुद्ध बनेंगे, अभी दार्शनिक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, ये क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। अभी माँ बाप बन गए, अभी कुछ नहीं बनेंगे। सेक्स का मुद्दा यानी सेक्स करना भी एक गलत बात है, अभी शादी करना भी एक गलत बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो सामान्यता लोग होते हैं, जो टीनेज होते हैं, वो भले ही अपने जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हों, लेकिन वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। दोस्तों मेरे इस वीडियो पे हो सकता है बहुत सारे लोग अफेंड हो जाएं, जो उनके मन में आए वो मुझे कह दें। बट मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आचार्य प्रसाद के शिष्य हैं, तो आप मुझे अगर लंबे चौड़े पैराग्राफ में कुछ ही समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स को जरूर सुनूंगा, समझूंगा, उसका जवाब दूंगा। किसी भी मुद्दे का समाधान झगड़ा करने से नहीं होता है, इसीलिए आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में मुझे बड़े पैराग्राफ के साथ, तो ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी बातें कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये भी के लिए इतना ही, धन्यवाद।